फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम अपना ऑलमोस्ट यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके थे पार्टनरशिप का। बस ये कुछ हमारे पार्ट थोड़ा सा रह गया है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्टनरशिप को अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि कंपैरिजन करेंगे कि पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, ऐसा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को हम कंपेयर करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कल सही नहीं आ रही थी। मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करे और आई होप आज अब ये अच्छी क्वालिटी में आपके पास जा सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला इसे रफ कर लेता हूँ, एक सेकेंड, दोबारा से डिटेल में करेंगे इसको। जस्ट अ मिनट। और कुछ मुझे फीडबैक आए थे कि थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि डेली एक क्वेश्चन डाल दूं मैं, प्रॉपर डिटेल अपने हाथ से लिख के यूट्यूब पे। आप बता दीजिए सही रहेगा कि नहीं। तो डेली एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे अपने व्हाट्सअप, इस पर यू क्या बोले व्हाट्सअप बोलो सॉरी, यूट्यूब पे डेली एक क्वेश्चन डाल दिया करूँगा किसी भी चैप्टर का, ताकि उससे हमारी प्रैक्टिस रहे। प्रैक्टिस रहेगी तभी हम कर पाएंगे अपना रिवाइज। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपने मेरे साथ कंपनी कर ली है या आपने कहीं भी करी होगी, तो कंपनी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा स्पीड रखूंगा, जस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज है एक, वो समझाऊंगा। ठीक है नहीं। सबसे पहला बेसिस, अब आप जब भी आंसर लिखोगे, डिफरेंस वाले आंसर जब भी लिखोगे, जब किसी चीज का किसी चीज से डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको बेसिस लिखना कंपलसरी है सीए के अंदर। +2 के अंदर आप बिना बेसिस के भी डिफरेंस लिख देते थे, मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस के बेसिस देने पड़ेंगे, किस बेस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो आपको वो बताना पड़ेगा बेस भी। जैसे सबसे पहला बेस है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब सिंपल इतना है कि लॉ किसे पर्सन मानता है, ये कहूँ तो लॉ किसे रिकॉग्नाइज करता है। हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि पार्टनरशिप को लॉ ने पर्सन माना है या पार्टनरशिप लॉ की नजर में क्रिएट हुआ है। पढ़ लेते हैं। ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स मेंबर। एग्जांपल विद सॉल्मन वर्सेस सैलमन। इस सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर सिर्फ इसी वजह से आया था क्योंकि वो डिस्टिंग्विश पर्सन था। अगर वो डिस्टिंग्विश पर्सन ही नहीं होता तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं आ पाती। तो आप यही मान के चलिए कि अगर डिस्टिंग्विश पर्सन नहीं माना जाता उसे, तो उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं आ पाती। कंपनी के अंदर सिर्फ ये यूनिकनेस है कि उसे डिस्टिंग्विश पर्सन माना गया है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कहीं भी उसे आर्टिफिशियल या कोई सा पर्सन नहीं कहा गया पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, क्योंकि उसे पर्सन ही नहीं माना गया, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का सवाल ही नहीं है। पढ़ते हैं। ए फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स पर्सनैलिटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट मेंबर। कंस्टिट्यूट मेंबर उसे बनाने वाले, कि जैसे पार्टनरशिप को बनाने वाले जो पार्टनर हैं और जो फर्म है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था कि हम अगर ए बी और सी को अलग अलग बुलाएंगे तो वे होंगे पार्टनर, लेकिन हम ए बी सी को तीनों को एक साथ बुलाएंगे तो वो है फर्म। फर्म नथिंग बट द कॉम्बिनेशन, या फिर कहूँ तो व्हाट द कलेक्शन ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के कलेक्शन को ही फर्म कहा गया है। फर्म को एक अलग से पर्सन की भूमिका में नहीं लाया गया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। जबकि कंपनीज एक्ट में ऐसा था कि कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग पर्सन थे। मानिए कंपनी है, ये कंपनी है और हम इसके मेंबर हैं, मान लीजिए 10 में इसके मेंबर हैं हमारे पास 200। मान लीजिए 200 मेंबर्स है, ये वो है कंपनी। तो ये दोनों 200 के 200 मेंबर कंपनी से अलग है, कंपनी को एक अलग पर्सन माना गया है और ये 200 के 200 मेंबर एक अलग से पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई किसी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो फर्म बोला गया था, फर्म अलग से पर्सन को नहीं कहा गया था, फर्म कहा गया था कलेक्शन ऑफ पार्टनर, या कहो तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर को जब हम एक साथ बुलाते हैं, जैसे ये बॉक्स है फर्म, और इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं जो इसके अंदर इंडिविजुअली पर्सन है, बंदे हैं, उन्हें कहते हैं पार्टनर। हमारे एग्जाम्पल है, कालू को बुलाएंगे तो पार्टनर, लेकिन पांचों के पांचों को बुलाएंगे तो फर्म। अगला एजेंसी। एजेंसी का मतलब सिंपल है, माली मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी या मेरी कोई ड्यूटी थी, मैं नहीं करके मैं अपने बिहाफ में किसी और को से करा रहा हूँ, तो वो कहलाएगा मेरा एजेंट। एजेंट जो भी एक्ट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, प्रिंसिपल बाउंड होता है। मैंने जिस बंदे को अपने बिहाफ में काम के लिए भेजा, अगर उससे कोई गलती होती है तो ऐसा माना जाएगा कि मेरे से ही वो गलती हुई है, इसलिए जो उसका पेनल्टी है, कॉन्सिक्वेंस है, वो भी मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। फर्म के अंदर एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। इन ए फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फर्म। ये ऐसे क्यों बोला समझिए। मानिए 3 पार्टनर है,
अभी 3 पार्टनर्स में मान लीजिए ए है, ए खुद का प्रिंसिपल है। हमने पढ़ा था ना म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि अ पर्सन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का तो प्रिंसिपल है, एंड एजेंट ऑफ अदर पर्सन, अदर पार्टनर्स, कि ए खुद का एजेंट है, खुद का प्रिंसिपल है और बी और सी का एजेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये पूरी की पूरी फर्म के लिए लाइबल है, खुद के लिए भी लाइबल है और बी और सी के लिए भी लाइबल है। जब तीनों के लिए ही लाइबल है, तीन ही मेंबर है, तो पूरी की पूरी फर्म के लिए लाइबल होगी ना। और जब फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई है कि, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये फर्म का एजेंट है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कंपनी है जिसके अंदर, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस के अंदर मैंने 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं, आपने 200 शेयर होल्ड कर रखे हैं, लेट सपोज मान के चल लीजिए। तो जो मैंने 100 शेयर होल्ड करे और आपने 200 शेयर होल्ड करे, कल को कंपनी आपके साथ कोई डिफॉल्ट करती है तो उस केस में आप मेरे नाम पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अलग हूँ और कंपनी अलग है। क्योंकि कंपनी एक अलग से पर्सन है। जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं या जो भी सूड या टू बी शूड वगैरह होते हैं, वो सब कंपनी के अपने नाम पे होते हैं, ना कि पार्टनर्स के। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म को एक अलग से पर्सन नहीं माना गया, तो एक दूसरे के लिए पार्टनर लायबल रहते हैं। पार्टनर एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं और फर्म भी एक दूसरे को, फर्म भी किसी को स्यू कर सकती है, कोई बंदा भी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आगे मैं बताता हूँ। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, अगर पार्टनरशिप ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, उस केस में दिक्कत आ जाती है। उस केस में क्या दिक्कत आती है? उस केस में फर्म किसी थर्ड पर्सन को स्यू नहीं कर सकती। मान लीजिए फर्म ने अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट भेज दिया, क्रेडिट पे दे दिया था, उधारी पे प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट तो उधारी पे दे चुकी, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो जिस बंदे को दिया था उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। तो इस केस में फर्म के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो किसी कोर्ट में जाके इस चीज को कहे, क्योंकि फर्म ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि 100 रुपए तक की वैल्यू, 100 रुपीज तक की वैल्यू के लिए करा सकती है। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी सेटलमेंट नहीं होगा। चलिए वो आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के ना कराने की कॉन्सिक्वेंस। अब देखते हैं। लेकिन कंपनी केस में कोई एजेंसी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए लायबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना ही प्रॉफिट कमाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक एग्रीड रेशियो होता है, पीएसआर जिसे कहते हैं, पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर कोई पीएसआर नहीं दिया गया है तो इक्वली होगा। हम अपने अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का जो चैप्टर होते हैं, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस वगैरह, अकाउंटिंग एंट्रीज भी बनाते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं इस चीज को कि अगर पीएसआर की एब्सेंट है, पीएसआर नहीं है, तो उस केस में हमारा इक्वल रेशियो काम करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होएगा प्रॉफिट का। लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है। कंपनी केस में थोड़ा डिफरेंस मैकेनिज्म बनाया है कंपनीज एक्ट ने। There is a no such compulsory distribution of profit to its members. Some portion of their profit, but generally not entire big profit, become the distribution among the shareholder, only declared as dividend. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंपनी एक्ट ने कहा है कि कंपनी चाहे तो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट दे, चाहे तो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट ना दे। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर। कि कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर को उनके हिस्से का प्रॉफिट दे, चाहे तो उनके शेयर होल्डर को उनके हिस्से का प्रॉफिट ना दे। चाहे तो थोड़ा दे दे, चाहे तो बिल्कुल नहीं दे, अपनी चॉइस है। अब ये क्यों आया था? ये इसलिए दिया गया था कि आज कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है जो सिर्फ इंडिया के विद इन इंडिया अपने ऑपरेशंस करती है, यानी विद इन इंडिया सेल्स या परचेस करती है। अब वो चाह रही है कि वो ग्लोबलाइज हो, तो उसे ग्लोबलाइज होने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट आउटसोर्स करेगी, बाहर से लेगी, तो उसे एक्स्ट्रा ज्यादा कैपिटल कॉस्ट आएगी। ज्यादा कैपिटल कॉस्ट आने मतलब हाई रेट पे मिलेगा एज कम्पेयर टू उसके खुद के पास फंड हो। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि आप अपने पास फंड कॉर्पस कर लो, फंड को रिजर्व करके रख लो, जिस रिजर्व को आप इस्तेमाल करोगे अपने आने वाले ऑपरेशंस में। तो क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कंपनीज एक्ट ने अलाउ करा है। एक बार मैं इसे कंप्लीट कराता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस ये वाला टॉपिक में दोबारा लाऊंगा, इस बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होता है कंपनी के स्टेटमेंट पे। चलिए देखते हैं आगे। एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी, एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी की किस हद तक लाइबिलिटी लगती है कंपनी के चलाने वाले, कंपनी को बनाने वाले में। ठीक, देखिए, यह पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप को अगर 80 लाख का लॉस हुआ है और 50 लाख की उसके पास एसेट है, तो 30 लाख पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ेगा, 30 लाख के लिए पार्टनर का घर जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कहीं नहीं था, क्योंकि कंपनी के केस में ऐसा एक जगह था। मानिए अभी आप ये मन मान के चल रहा है कि कंपनी में 3 टाइप की कंपनी पड़ी थी हमने बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। एक सेकंड आप रुकिए, मैं अपनी वो खोल देता हूँ, क्या बोलते हैं अपना पीपीटी, तो इससे आप ज्यादा लिंकेज कर पाएंगे। एक सेकंड, पावर, जस्ट अ मिनट। अभी दिखा दो, देखो आपको ये रहा अपना, जस्ट अ मिनट, ये रहा देखो।
ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि हम लाइबिलिटी के बेस पर कंपनी को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स या अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, कि शेयर की जो अनपेड कॉल्स है उतने तक ही लाइबल होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में। और दूसरा इसमें होता है एक जो इसका यूनिक पॉइंट है कि ये जो अनपेड कॉल है ड्यूरिंग द बिजनेस भी मंगाई जा सकती है और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगाई जा सकती है कंपनी के द्वारा। अगला है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब इतना है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटी होती है वो एक फिक्स होती है, एक अप टू आ फिक्स अमाउंट विच इज अंडरटेकन बाय द मेंबर्स, कि जितने अमाउंट के लिए मेंबर ने अपनी सहमति दी है उतने तक के लिए वो लायबल रहता है। लेकिन इसमें एक फर्क है जो ऊपर में नहीं था। ऊपर क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में कंपनी किसी भी टाइम पैसा मंगा सकती है ड्यूरिंग दी बिजनेस भी और बाइंडिंग अप के टाइम पे भी। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसके केस में सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे ही पैसा मंगाया जा सकता है, वो भी जितना एग्री करा है। तो ये कह रहा है कि पार्टनर के केस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सके। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, एक फिक्स अमाउंट नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है, जितना लॉस होगा उसे बियर करना ही पड़ेगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में एक फिक्स अमाउंट होता है। कंपनी के केस में फिक्स अमाउंट कम नहीं रह पाता, वो है अगला केस। कंपनी के केस में जब फिक्स अमाउंट रहेगा जब कंपनी, जस्ट अ मिनट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है कंपनी की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब होती है कंपनी की, उस केस में कंपनी के केस में भी सारे के सारे मेंबर्स की पर्सनल एसेट जा सकती हैं लॉस को बियर करने के लिए। तो ये कह रहा है वो। लेकिन पार्टनरशिप में तो हर केस में ही लाइबिलिटी में पार्टनर्स की लिमिटेड नहीं रहती, अनलिमिटेड ही रहती है। हर केस में उन्हें अगर उनका लॉस ज्यादा हुआ तो उनके घर से पैसे लाने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी केस में एक अनलिमिटेड कंपनी को छोड़ के कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, एक फिक्स अमाउंट तक ही पेमेंट देना पड़ता है। आई होप को ये चीज समझ गए, पढ़ लेते हैं। इन ए पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड होती है। This means each partner is liable for a debt of a firm incurred in course of business of the firm, and this debt can be recoverable from private property. ये important है, private property, if the joint state insufficient to meet them whole। अगर कंपनी की जो कंपनी वाला सॉरी, अगर पार्टनरशिप की जो जॉइंट स्टेट मतलब जो पार्टनरशिप फर्म की एसेट है अगर भाई अनसफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है कि पेमेंट नहीं हो सकता उनसे पूरा रिकवर, उस केस में पर्सनल पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से लाना पड़ता है पेमेंट। लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तो अनपेड अमाउंट तक आपको लाना पड़ेगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो गारंटीड अमाउंट तक लाना पड़ेगा। लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, फिक्स अमाउंट तक रहती है। कंपनी केस में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड जब बनती है जब आपकी कंपनी ही अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है, तो उस केस में आपको भी अपने पर्सनल एसेट लाना पड़ सकता है। लेकिन जनरली सब कंपनी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कोई बनाएगा नहीं। अनलिमिटेड कंपनी कब बनती है, जब वो कोई डिफॉल्ट करती है, कोई ऐसे डिफॉल्ट कर देती है जहां पर ट्रिब्यूनल को मजबूर होकर उसे अनलिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। एक हमने कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था कि जब कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर रजिस्टर करा लेती है और रजिस्टर हो जाती है, वो रजिस्टर होने से पहले नहीं, लेकिन जब फॉल्स इंफॉर्मेशन दी कंपनी ने और कंपनी रजिस्टर हो गई, उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो वो लिमिटेड कंपनी को अनलिमिटेड के शूज में डाल देता है ट्रिब्यूनल, कब, जब वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देके बनती है। लेकिन वो जरूरी नहीं है करेगा, उसमें ये कहा था कि ट्रिब्यूनल कुछ भी कर सकता है जो सब पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा लगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले उनको एक कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देनी पड़ती है। अगला है प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था कि कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी पर्सन है, तो जैसे हम पर्सन एज अ पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, एसेट होल्ड कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम पे ये सब चीजें कर पाती है। क्योंकि कंपनी अपने नाम पे एसेट होल्ड कर पाती है तो जो एसेट कंपनी ने अपने नाम पे होल्ड करी है उस पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि ओनरशिप जिसकी राइट उसके, सबको पता है जनरल चीजें, जिसकी ओनरशिप उसके राइट। क्योंकि ओनरशिप कंपनी के पास रहती है तो राइट भी कंपनी के पास रहते हैं। मेंबर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी बट मेंबर्स कांट बी ओनर ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। मेंबर कंपनी के तो ओनर है लेकिन कंपनी के एसेट के ओनर नहीं होते। लेकिन फर्म के अंदर ऐसा नहीं है, फर्म के अंदर सारे के सारे पार्टनर उस फर्म के एसेट के ओनर रहते हैं। जो फर्म की एसेट है उसके भी कलेक्टिवली जो कहे कि म्यूचुअली ओनर है सबके सब। पर ए फर्म इज ए फर्म्स प्रॉपर्टी इन विच द ज्वाइंट स्टेट of all the partner are distinguished from the separate state of any of them, it does not belong to the body distinguished in law। क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल इतना कह रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की एसेट है या पार्टनरशिप की एसेट है वो सारे पार्टनर की ज्वाइंट स्टेट है, मतलब सारे पार्टनर की ज्वाइंट के से अपनी प्रॉपर्टी है, उन्हें भी अपने उस रेशियो में, जिस रेशियो की कैपिटल होगी या जो भी उनका एग्री टर्म होगा उस रेशियो में ले जा सकते हैं कभी भी, जब भी वे बाइंडिंग अप करना चाहे।
लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है। कंपनी केस में जब आप शेयर खरीदते हो, आपको वहां शेयर पर कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई मिलेगी कि आप कि आपके पास इतने रुपीस की मशीनरी आ गई या आपके पास इतने रुपीस की बिल्डिंग के अंदर शेयर आ गया। वहां मिलता है आपके पास कंपनी की कैपिटल में इतना शेयर है। कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्लांट मशीनरी एंड वगैरह। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जाती है। कैपिटल एक लाइबिलिटी है कंपनी की, और जो प्लांट मशीनरी वगैरह होती है वो एसेट होती है। अगला है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर शेयर मतलब, शेयर माने आप ये वाला शेयर मत समझना। शेयर माने ये ऐसा डॉक्यूमेंट वाला शेयर नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कहे तो ट्रांसफर ऑफ पोर्शन, अपना जो राइट है, या फिर कहे तो ट्रांसफर ऑफ राइट। ट्रांसफर ऑफ शेयर को हम मानिए ट्रांसफर ऑफ राइट, अधिकार या ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर करना, शेयर को ट्रांसफर करना रहता है। शेयर माने हर टाइम भी डॉक्यूमेंट वाला शेयर नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए आप पार्टनर है, फर्म चल रही है, ऑनगोइंग फर्म है और आप पार्टनर है। आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके कोई भी आ जाए, आपका भाई को आप ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज मानिए आप चाह रहे हैं कि आपका भाई ऐड हो जाए, तो आप कर सकते हैं ऑनगोइंग फर्म में, अपनी जगह, अलग से नहीं। समझिए क्या कह रहा हूं मैं। मानिए 3 पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी है। अब सी के चाह रहे हैं कि अपने भाई डी को भी ले आए। सी का एक ब्रो है, डी, डी ब्रो। तो सी चाह रहे हैं अपने डी ब्रो को लेकर आए अपने स्थान पर, मतलब सी की जगह डी जाएगा। और एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ जाएंगे, एक सेकंड। सी की जगह डी ले लेगा और डी सी आ जाएगा फर्म से बाहर। सी आ जाएगा फर्म से बाहर। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग चलती हुई फर्म में ये अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑन गोइंग फर्म में पार्टनर्स को बदला नहीं जा सकता, एक पार्टनर की जगह दूसरी नहीं ले सकता। ऑन गोइंग फर्म में अगर ये कराना है तो पहले वो वाली फर्म बंद करनी पड़ती है, उसे डिसोल्व करना पड़ता है और दूसरी फर्म क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन ऑन गोइंग फर्म में ये वाला अरेंजमेंट नहीं मिल पाता कि एक पार्टनर चला जाए उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए। ऑन गोइंग फर्म में ये चीज नहीं हो पाती। लेकिन आपने देख, आज मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी है कोई, एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर पे, तो आज आप ओनर है, कल को आप अपने भाई को ओनर बना देंगे। जैसे ही आप अपने भाई को ओनर शेयर भेज ट्रांसफर करेंगे, ओनरशिप अपने आप आपके भाई के पास चली जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर आप नहीं कर सकते अपना। अगला है, जस्ट अ मिनट, मैनेजमेंट। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पार्टनर को ही करना पड़ता है, चाहे उनमें से एक पार्टनर भी कर सकता है, चाहे तो सारे मिलकर कर सकते हैं। हमने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वेदर मैनेज बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है ना? तो चाहे एक बंदा करे, चाहे उसके बिहाफ में, चाहे सारे बंदे करे, चाहे सारे बंदे के बिहाफ में एक एक बंदा भी कर सकता है। लेकिन अब आपको पता है कि पार्टनरशिप और पार्टनर्स, वो पार्टनर ओनर होते हैं पार्टनरशिप के, इसलिए वे कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए। लेकिन क्या कंपनी के ओनर तो मेंबर होते हैं, तो क्या कंपनी को मैनेज मेंबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ भी वही चीज है कि कंपनी एक अलग से पर्सन है। उस पर्सन, वो अलग से पर्सन है, इसलिए उसके पास जो होते हैं अपने खुद के इंटरनल एजेंट होते हैं। कंपनी के एजेंट कौन होते हैं? हमने पढ़ा था कंपनी के एजेंट होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी के एजेंट होते हैं। इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे कंपनी के कहीं ना कहीं एजेंट है, तो डे टू डे ऑपरेशन को वे मैनेज करते हैं, ना कि कंपनी के ओनर। यानी कि कहें तो यानी कि कंपनी के मेंबर्स की भूमिका इतनी होती है कि जब भी कोई कंपनी डिसीजन लेगी उसमें वे अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब उसमें वे अपना डिसीजन में हेल्प करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। सिर्फ इतनी भूमिका होती है। मान लीजिए आज मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है या 1000 शेयर है, तो मैं जाके रिलायंस के ऑफिस में अपने शेयर की बेस पे उस रिलायंस इंडस्ट्री का कोई भी चीज मैनेज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता रिलायंस कंपनी के मैनेजर से जाके कि भाई मेरे पास 100 शेयर है, आप ये कुर्सी छोड़िए, अब मैं मैनेज करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। क्वालिफिकेशन के बेस पे जा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैनेजमेंट अपने शेयर के बेस पे कभी नहीं जा सकता मेंबर कंपनी को मैनेज करने। तो वही कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट बी एंटाइटल टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। जब तक उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पर उसे अपॉइंट नहीं करा जाएगा, वो मैनेज नहीं कर सकता। इन विच केस दे मे पार्टिसिपेट मेंबर हाउएवर एंजॉय द राइट ऑफ अटेंडिंग जनरल मीटिंग एंड वोटिंग राइट कैन बी क्वेश्चन सच इलेक्शन डिसीजन। देखो समझो आप सब क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप डायरेक्टर की भूमिका में जा सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप तो अपना फायदा देखोगे ना। अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप बिजनेस का फायदा देखोगे कि अपना? देखना आपको बिजनेस का फायदा चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी दुनिया नहीं है आज के टाइम पे कि वो बिजनेस को छोड़ के अपना अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप कहीं ना कहीं, आप समझिए आप डायरेक्टर है, आपकी सैलरी थी 7 लाख रुपए। अब सारे के सारे बिजनेस के जो अदर डायरेक्टर है वे चाह रहे हैं, ये अदर मेंबर चाह रहे हैं कि अब आपकी सैलरी को घटा के दिया जाए। तो आपकी सैलरी को जो घटाने का डिसीजन है वो डायरेक्टर वगैरह ले रहे हैं।
तो अगर आपको वोट डालने दिया जाए तो आप तो अपना फेवर लोगे, तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप डायरेक्टर होगे तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, बाकी ही डायरेक्टर या बाकी मेंबर्स ही वोट कास्ट करेंगे किसी भी डिसीजन पे, क्योंकि आप अगर डायरेक्टर हो तो आप कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट भी देखोगे, ये कहा गया है इसके अंदर। अगला है रजिस्ट्रेशन। कंपनीज एक्ट को रजिस्टर कराना कंपल्सरी। रजिस्टर कराने का मतलब क्या है कि लॉ की नज़र में उसे क्रिएट करना। कंपनी तो क्रिएट ही लॉ की नज़र में होती है, उसका तो रजिस्ट्रेशन होता ही है बाई डिफॉल्ट। कंपनी तो कहूँ तो एक्टिव ही जब उस दिन से मान जाती है जिस दिन से उसे अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जिस दिन से उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसी दिन से उसे कंपनी को ऐसा माना जाता है कंपनी का जन्म हुआ है। अगर वो रजिस्टर ही नहीं कराएगी तो कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अभी हम पढ़ चुके कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है, वो हम कंपनीज एक्ट में देख चुके। लेकिन जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का तब तक कंपनी मान्य नहीं रहती। लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, इतना लाइन बोला है। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही आओगे तो अब आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन कराने ना कराने के लॉस है, कंसिक्वेंस है, भुगतने पड़ते हैं पार्टनरशिप फर्म को। इसलिए आज के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म भी खुद को रजिस्टर करा लेती है ताकि वो उन चीजों को ना झेले जो उसे कहा गया है लॉ में। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ये कंसिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप किसी भी टाइम वाइंडिंग अप हो सकती है जब सारे के सारे पार्टनर चाहे। पार्टनरशिप एट बिल है, मानिए पार्टनरशिप एट बिल है तो किसी भी टाइम पार्टनर्स उसे वाइंडिंग अप कर सकते हैं। और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टेन्योर है तो जैसी टेन्योर कंप्लीट होगा अपने आप हो जाएगी। पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई तो पर्पस कंप्लीट होने के बाद हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में कभी भी डिसॉल्व करो, कोई फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए कंपनी का मेंबर्स है, मान लीजिए हम सारे के सारे मेंबर जाके कंपनी से कह रहे हैं कि हम डिसॉल्व करिए तो नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ दो चीज होती है। एक तो अगर लो ने कहा, ट्यूबरल ने कहा कि आप डिसॉल्व कर दीजिए, वो डिजर्व कह रहा हूँ सॉरी लिक्विडेट कर दीजिए, कंपनी को वाइंडिंग अप कर दीजिए, तो वाइंडिंग अप हो जाएगी कंपनी जब ट्रिब्यूनल कहेगा। ट्रिब्यूनल माने कि कंपनी का कोर्ट। और दूसरा, जब स्ट्राइक ऑफ एक प्रोसीजर होती है जो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो स्ट्राइक ऑफ एक प्रोसीजर होती है, अगर स्ट्राइक ऑफ की प्रोसीजर करी गई तो ट्रिब्यूनल की नीड नहीं होती, बिना ट्रिब्यूनल के भी कंपनी को वाइंडिंग अप करा जा सकता है। अगला है नंबर्स ऑफ मेंबर। ये आपके उसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप काट दीजिएगा। नंबर ऑफ मेंबर सिंपल पार्टनरशिप में इतने हैं कि मिनिमम 2 चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ऐसा हमें कंपनीज एक्ट ने बताया है। अब कंपनी बात करते हैं कंपनी के। कंपनी होती है 3 टाइप की, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। मानिए 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक ही बंदा होता है एज अ मेंबर। नॉमिनी होता है एक अलग से, वो बात अलग है। और दूसरा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। लेकिन 200 की काउंटिंग में कुछ चीजों को हम ध्यान रखते हैं। 200 काउंटिंग में दो ज्वाइंट ओनर, मान लीजिए मैं मेरे भाई ने मिलकर एक शेयर होल्ड करा तो हमको सिर्फ एक ज्वाइंट ओनर माना जाएगा। तो ज्वाइंट ओनर को सिंगल यूनिट माना जाता है। और दूसरा एक एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय या ऐसे एक्स एम्प्लॉय जिनके पास ईसोप वाले शेयर है। ईसोप वाले शेयर होना कंपलसरी है, जनरल शेयर पे नहीं माना जाएगा। जनरल शेयर के इस पे आपको 200 की लिमिट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन आपके पास ईसोप वाले शेयर हैं और आप एम्प्लॉय हो या एक्स एम्प्लॉय हो कंपनी के, उस केस में अभी आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करा जाता। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट इसलिए नहीं है कि पब्लिक कंपनी केस में हर कंपनी की अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और उसका पर शेयर प्राइस भी अलग होगा। तो मेंबरशिप भी उसकी अलग अलग आएगी। मान लीजिए आज मैं कुछ शेयर मैंने खरीदे, कुछ और ने खरीदे, फिर मैं अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो ओनर मेंबर वो बदल जाएगा, स्प्लिट ऑफ हो जाता है। मानिए, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी में क्यों नहीं लिमिट थी ये। अगर आप मानिए अगर मैंने एक कंपनी का एक शेयर भी खरीदा तो क्या मैं मेंबर बनूंगा? हाँ, किसी भी कंपनी में अगर मैं एक शेयर भी खरीद लेता हूँ तो मैं एक शेयर के लिए भी मेंबर बन जाता हूँ। जस्ट अ मिनट, काम नहीं हो रहा यार ये, एक सेकेंड। चलिए मैं आपको इधर से बता देता हूँ। मानिए ये था ए के पास थे, एक सेकेंड, ए के पास एक पब्लिक कंपनी के है 100 शेयर। ए के पास पब्लिक कंपनी के 100 शेयर है। तो ए मेंबर है, ए उस कंपनी का मेंबर है, क्योंकि एक शेयर से भी मेंबरशिप मिल जाती है इसके पास, तो ऑल्दो 100 शेयर है। इसने क्या करा, इसने अपने 50 शेयर को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पब्लिक कंपनी के इसमें शेयर के ट्रांसफर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर किसी को भी ट्रांसफर करे जा सकते हैं। ए ने 50 शेयर को ट्रांसफर कर दिया अपने मोम को, 50 शेयर दे दिए इन्हें अपनी मोम को। अब ए की मोम भी बन गई मेंबर, क्योंकि 50 शेयर मोम के पास चले गए। मोम ने क्या करा, मोम ने इसमें से 10 शेयर तो दे दिए अपनी डॉटर को, यानी कि एक सिस्टर को, और 20 शेयर दिए अपने क्या बोलते हैं अपना भाई को,
20 शेयर अपने भाई को दिए मोम ने, यानी कि मामा जी को दिए। और क्या बोलते हैं इसे, अपना 10 शेयर थे, 10 शेयर दे दिए अपनी सन्स वाइफ को, यानी कि एक ही वाइफ को, एज वाइफ, एक ही वाइफ को दे दिए 10 शेयर। अब आप बताइए। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओनरशिप तो बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि एक शेयर से भी आपको ओनरशिप मिल जाती है, और क्योंकि ये 100 शेयर है, तो अगर इसको स्प्लिट ऑफ करा जाए तो 100 ओनर बन सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसा ही हम जितने नंबर ऑफ शेयर होते हैं किसी कंपनी के, अगर स्प्लिट करते गए, मतलब शेयर को बांटते गए, एक एक शेयर भी खरीदा तो मैक्सिमम उतने मेंबर बनते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा किसी कंपनी में कितने शेयर की रिक्वायरमेंट है, या किसी कंपनी के कितने शेयर होंगे? वो तो कंपनी को टाइम पे पता चलेगा उसे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं आप ये समझिए। नंबर ऑफ शेयर निकलते हैं टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, और शेयर प्राइस पर शेयर प्राइस, ये कहें तो इसे एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, यानी कितने में आप शेयर देना चाह रहे हैं, कितने आपकी आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उससे आएगा आपके नंबर ऑफ शेयर की आपको कितने शेयर इशू करने हैं। अब नंबर ऑफ शेयर ही बताएगा कि आपके मैक्सिमम कितने ओनर होते हैं, जब हो सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के, हम यूँ नहीं पता कि मैक्सिमम कितने शेयर हो सकते हैं, कितने की उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितना वो प्राइस रखेगी। इसीलिए हम पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट दे ही नहीं सकते थे। हमारी मजबूरी थी कि हम पब्लिक कंपनी के केस में कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट दे ही नहीं सकते थे। इसलिए हमने वहां ओपन छोड़ा, हमने कहा इनफाइनाइट बना सकते हो, जितनी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके शेयर डिसाइड के नंबर डिसाइड होता है, और जितने नंबर ऑफ शेयर है मैक्सिमम उतने ओनर भी बन सकते हैं। बनेंगे जरूरी नहीं, क्योंकि कोई 100 होल्ड करता है, कोई 1000 होल्ड करता है, लेकिन फैक्ट ये है अगर आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर भी होल्ड करते हो तो आप एक शेयर से भी कहीं ना कहीं मेंबर बनते हो। और लास्ट है इसमें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर है ड्यूरेशन ऑफ एक्सिस्टेंस, कि कब तक, कितनी ड्यूरेशन तक चलेगी कंपनी अमर है। जैसे मुन्ना भैया कह रहे थे उसमें, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर में, कि अमर है हम, ऐसी कंपनी कहती है, बाकी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है कि अमर है हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हमें लॉ ने बनाया तो हमें मारने का अधिकार भी लॉ के पास ही है। लेकिन क्या पार्टनरशिप कह सकती है अमर है हम? नहीं। जनरली कभी भी पार्टनरशिप ये नहीं कह सकती अमर है हम। लेकिन मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बनाया है, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली सोचे तो एक केस में कंपनी की, जब कह रहा हूँ कंपनी बोल रहा हूँ सॉरी, पार्टनरशिप भी अमर बन सकती है। कब? जब पार्टनरशिप एट बिल हो। अगर पहले ही से ही पार्टनरशिप किसी फिक्स टेन्योर की होगी तो वो अमर बन ही नहीं पाएगी। मान लीजिए 5 साल की है तो क्या अमर है? तो जब वो पहला हो है कि पार्टनरशिप बिल की होनी चाहिए, दूसरा है कम से कम 3 या मेंबर होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 3 होंगे, किसी की डेथ हो भी गई, इमीडिएटली दूसरे को लिया तो किसी भी टाइम मिनिमम 2 मेंबर रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में, जिससे पार्टनरशिप फर्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी ब्रीच नहीं होगा। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। और तीसरा है उनके एग्रीमेंट के अंदर ये होना चाहिए कि जैसे कोई पार्टनर बनेगा हम इमीडिएटली सेम टाइम पे दूसरे पार्टनर को ऐड करेंगे। और एक चीज लिखी होनी चाहिए उनकी डीड में कि पार्टनरशिप पार्टनर के बनने से फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अमर हो सकती है। मैं अभी कह रहा हूँ मे बी, कंफर्म नहीं है। मान लीजिए 3 पार्टनर है, तीनों के तीनों एक, क्या बोलते हैं, कार से जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, बात खत्म। मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए एक टाइम में 3 में से एक मेंबर मरा, तो 2 मेंबर तो किसी भी टाइम है। कुछ अजम्पशन के बेस पे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो मे बी नॉट कंफर्म है, लेकिन मे बी अमर बन सकती है। लेकिन अगर इन 3 में से कोई एक कंडीशन नहीं हुई तो अमर बनेगी ही नहीं कभी भी। लेकिन कंपनी को कोई कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो बचपन जो जब से जन्मा है वो जन्म तो लेते के साथ ही कंपनी अमर है। कंपनी को सिर्फ लो ही मार सकता है। तो एक चीज मैं आपको दिखाने वाला था, मैं सोच रहा हूँ आपको हार्ड डिस्कशन थोड़ी ना हो जाए, थोड़ी जो हार्ड ना हो जाए कहीं आपको, तो सोचा दिखाऊं कि नहीं, बताऊं कि नहीं। लेकिन चलिए बता ही देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए बस आप। देखिए आपने पढ़ा था ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, पढ़ा कि कंपनी के केस में मेंबर्स को यानी कि शेयर होल्डर को पैसा देना कंपलसरी नहीं है। अब आप समझिए कि कम जो सेटलमेंट की प्रोसीजर है, कंपनी अपनी सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे करती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन थोड़ा हार्ड भी रहेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आई, आपको कोई चीज नहीं लगे, तो आप उसको इग्नोर करना, उसका लोड नहीं लेना। जस्ट अ मिनट, ये पैनल ऐसे भी बताए भाई। एक सेकंड रुकिए बस। स्टेटमेंट आजा भाई, आजा स्टेटमेंट। चलिए हम यहाँ देखते हैं अपने स्टेटमेंट को।
स्टेट एडिशन भी नहीं खोल रहा, मिनट, पैनल ही गड़बड़ कर रहा है क्या? इंसर्ट भी नहीं हो रहा, व्हाट हैपन? एक सेकंड हो गया, आप थोड़ा देखते हैं अभी क्या होता है। तो वो स्टेटमेंट क्या था, उसमें प्रोसीजर दिखाया गया था कि कैसे सेल्स होने से लेकर और कैसे पेमेंट होने तक सारे प्रोसीजर करती है एक कंपनी। ये कंपनी के द्वारा कैसे सारा चीजें मैनेज होती है फ्रॉम सेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसका एक समरी बनानी पड़ती है, उसे कहते हैं हम इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की जो स्टेटमेंट की समरी होती है उसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, आ गया, ये तो आ गया, and ये भी आ गया, ठीक है, हमारा आ गया स्टेटमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इनकम स्टेटमेंट, क्या क्या कहता है। ये है इनकम स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का। एक मैंने रैंडम कंपनी इसका इनकम स्टेटमेंट है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इससे आप थोड़ा लॉजिकली समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो मेंबर को उसे देना कंपल्सरी नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है आप समझिए। ये है बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की, रैंडम, ऐसा मतलब फिक्स नहीं करी मैंने, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन समझाने के हिसाब से आपको पता है। मानिए कोई शेयर, कुछ शेयर कैपिटल होगी, मानिए मैं सब लिख रहा हूँ फिगर सीआर में, सीआर नहीं बोलना फिर ज्यादा हो जाएगा, लैक्स में। तो इसकी फिगर है 100 लैक्स, शेयर कैपिटल है 100 लाख की, ठीक है ना। तो ये फिगर है सारी लैक्स में। तो शेयर कैपिटल हमारे पास 100 लैक्स की। अब हम देखते हैं इस कंपनी ने क्या क्या करा पूरे साल में, पूरे साल की कंपनी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, उसका एक समरी बनती है जिसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। मतलब ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, कैसे कितनी सेल हुई और उसका कैसे कैसे सेटलमेंट हुआ प्रॉफिट का, उसका बनता है एक इनकम स्टेटमेंट। देखते हैं इस इनकम स्टेटमेंट को एक बार प्रॉपरली। मान ली एक कंपनी है, इस कंपनी की जो टोटल पूरे साल में सेल हुई वो हुई 10 लाख रुपीज की। अब हम क्या कहते हैं कि इसका 10 लाख का प्रॉफिट है, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट में सबको पता है कि फर्क होता है, वो होता है हमारी कॉस्ट का। कोई भी सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगती ही है। सबसे पहले हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट सिंपली आप मानिए आपके वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा ये, फाउंडेशन के अंदर, कि वेरिएबल कॉस्ट बे सिंपली वे वाली कॉस्ट होती है जो पर यूनिट के हिसाब से बदल जाती है। वेरिएबल कॉस्ट वे कॉस्ट होती है जो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती हैं, यानी कि 100 यूनिट की अलग कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट, और 1000 यूनिट की अलग आएगी। तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई हुई हमारी वो आई 2 लाख रुपए की। तो हमारा बचा कितना, 8 लाख रुपए बचा। ये 8 लाख रुपए उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें से अभी हमारी फिक्स कॉस्ट निकलनी बाकी है और हमारे प्रॉफिट निकलने बाकी है। इसे जो ये अमाउंट आता है वेरिएबल कॉस्ट के बाद, इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल इतना है कि अभी हमारी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी पेंडिंग है और हमारे प्रॉफिट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें से अब हम करते हैं अपनी लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब सिंपल है, एक ऐसी कॉस्ट जो जिसे यूनिट का इंपैक्ट तो नहीं होता लेकिन कैपेसिटी का इंपैक्ट होता है। कैपेसिटी का इंपैक्ट होने का मतलब ये है कि वो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से तो चेंज नहीं होती, लेकिन एक कैपेसिटी के बाद वो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल लिया है मैंने, आपको समझ में आया तो ठीक, वरना आप लोड नहीं लेना। मानिए एक बोतल मैन्युफैक्चरिंग, एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है। उस वो हर साल 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कोल्ड ड्रिंक बनाती थी। तो उसके पास फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ए थी, जो फैक्ट्री ए 2 लाख तक बना सकती थी, तो उसका काम चल रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख तक कैपेसिटी थी और उसकी जो डिमांड थी, यानी कि जितनी वो या वो जो मैन्युफैक्चर करती थी डिमांड के अकॉर्डिंग, वो 1.5 से 2 लाख के बीच में ही करती थी। तो इसकी जो कॉस्ट थी, इसका यानी कि जो इसका रेंट था, फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख रुपए पर एनम था। अब आप मुझे बताइए यूनिट से क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मानिए आप एक बोतल भी नहीं बनाइए तो भी आपको 1 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे पर साल के, क्योंकि वो रेंट फिक्स है। आप 2 लाख की 2 लाख भी बनाइए तो भी देने पड़ेंगे। लेकिन जब इस साल आने वाले साल, यानी कि आने वाले साल के लिए, यानी कहूँ तो 2024-25 के लिए, जब उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग करी, अपनी कॉस्टिंग के निकाली, फोरकास्टिंग के मैकेनिज्म इस्तेमाल करे, डिमांड को चेक करा, तो उन्हें पता चला कि वे 2.5 लाख यूनिट भी बना के बेच सकते हैं। तो इस बार वे चाह रहे हैं कि 2.5 लाख यूनिट बनाए। तो 2.5 लाख यूनिट 2 लाख वाली फैक्ट्री के अंदर तो बन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक अलग से फैक्ट्री ली रेंट पे, जिसकी कैपेसिटी एक थी 1 लाख बोतल की, उसमें 1 लाख बोतल तक और बन सकती हैं। लेकिन इनको तो 50,000 बनाने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन्हें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी अपनी यूनिट्स बनाने के लिए। तो इसका भी रेंट जाएगा, लेट सपोज इसका रेंट है 50,000 रुपीज पर एनम, 50,000 रुपीज
पर एनम 50K, 1000 लिखना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कभी के वे मत लिखना, एग्जाम में नंबर नहीं देगा। तो 50,000 रुपीज पर एनम इसके रेंट है। तो अब फिक्स कॉस्ट बताइए, अब नई फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? नई फिक्स कॉस्ट हो गई 1.5 लाख, क्योंकि नई फिक्स कॉस्ट आई वो आई हमारे पास 1.5 लाख। 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख की आ गई हमारे पास नई फिक्स कॉस्ट। तो क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हुई? फिक्स कॉस्ट यूनिट कैपेसिटी से, लेकिन कैपेसिटी से चेंज होती है। कैपेसिटी से चेंज होने का मतलब सिंपल इतना है कि जैसे ही हम अपनी कैपेसिटी को तोड़ेंगे, जैसे इस कंपनी ने अपनी 2 लाख की कैपेसिटी को तोड़ा, उसे एक नई कैपेसिटी की जरूरत पड़ी, एक नई प्रीमाइसेस की जरूरत पड़ी, और उसकी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब सिंपल इतना है, जो जनरली तो चेंज नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसकी कैपेसिटी को तोड़ता है, वो तोड़ती है कंपनी अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी को तोड़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को तोड़ती है, उस केस में उसे उसकी फिक्स कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आता है। बहरहाल मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि फिक्स कॉस्ट का क्या मैटर होता है। तो मानिए कोई फिक्स कॉस्ट थी 3 लाख की, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट भी हमने यहाँ से घटा दी, माइनस कर दी। अब बचे हमारे प्रॉफिट बचे 5 लाख के। अब क्या कंपनी क्या चाह रही थी? कंपनी चाह रही थी कि जो उसके 5 लाख के ये प्रॉफिट है, इन 5 लाख के प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दिया जाए। रिजर्व में डाल दिया जाए, कंपनी को आगे जाके अपने नेशनली जाना है, इंटरनेशनली जाना है, तो वो ये चाह रही थी कि अपने प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दिया जाए। क्या कर सकती है ऐसा? करने जा ही रही थी कि रास्ते में बीच में आ गई गवर्नमेंट ने कहा रुको नहीं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले आया बैंक वाले आए, बैंक मैनेजर ने कहा कि रुको रुको सर रुको, हमने सुना है कि आप ना पूरा प्रॉफिट अपने रिजर्व में डाल रहे हो। कंपनी ने कहा यस यस आपने बिल्कुल सही सुना है। मैनेजर ने कहा नहीं डाल सकते। कंपनी ने कहा क्यों नहीं डाल सकते भाई? तो मैनेजर ने कहा आपको हम आपके आउटसाइडर हैं, और कोई भी पैसा रिजर्व में डालने से पहले आपको आउटसाइडर का पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी ने कहा ऐसा होता है कि रूल? बैंकर ने कहा जी सर ऐसा ही होता है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आपका कितना इंटरेस्ट है? तो कब बैंकर ने कहा कि आपने हमसे 10 लाख रुपीज ली थी, 10% का रेट हमारा फिक्स था पर एनम का, तो आप हमारे 1 लाख रुपीज दीजिए। कंपनी ने कहा ठीक है ले जाइए। तो बैंकर आया और अपने इंटरेस्ट के 1 लाख रुपीज लेके चला गया। अब बचे थे 4 लाख रुपीज। अब कंपनी इसको लेके जा रही है अपने रिजर्व में। कंपनी इसको अपने रिजर्व में लेके जा ही रही थी कि रास्ते में आ गई गवर्नमेंट के ऑफिसर की यहाँ कार थी। गवर्नमेंट वालों ने कहा नहीं ले जा सकते। कंपनी क्या नहीं ले जा सकते? हमारे पास तो कोई ऐसा सामान ही नहीं जो रोकोगे आप। कंपनी का बैंक गाड़ी ने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कि सामान नहीं, आप ये पैसा अपने रिजर्व के अंदर नहीं ले जा सकते। कंपनी ने कहा सर क्यों नहीं ले जा सकते हम ये पैसा अपने रिजर्व के अंदर? उस केस में उन्होंने बताया कि आपने अभी सरकार को उसका हिस्सा नहीं दिया। तो कंपनी का सरकार का कौन सा हिस्सा होता है? तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि जो भी भारत के अंदर की कंपनी है वे जितना भी कमाती है 30% सरकार को चढ़ावा देती है। 30% सरकार के खाते में जाएगा। कंपनी ने कहा ये देना कंपलसरी रहेगा। सरकार ने कहा आप रोक के दिखाइए, आप ना दे के दिखाइए एक बार, फिर हम बताएंगे कंपलसरी है कि नहीं है। डर गई बेचारी कंपनी। कंपनी का ठीक है सर ले जाइए, आप तो धमकी पे आ गए, ले जाइए ले जाइए। तो 30% ले गई इसमें से सरकार। अब बचा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये अमाउंट। आप ये टर्मिनोलॉजी ना भी समझे अभी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि टर्मिनोलॉजी आपके इंटर में और डिटेल में आएंगी, लेकिन आप समझिए प्रॉफिट को। अब बचा इसके बाद 2,80,000। ये 2,80,000 लेके जा ही रही थी कि अब आ गए बीच में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, या फिर कहें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर बोल रहा हूँ सॉरी, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि सर देखिए वैसे तो आप हम शेयर होल्डर है तो आपको कंपलसरी नहीं है, लोन ने मना करा है, लेकिन आपने एक एग्रीमेंट साइन करा था जिसमें आपने कहा था कि आप हमें कम से कम मिनिमम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे हर साल। आपने कहा था अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप हमें इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। आपको प्रॉफिट हुआ है, आप प्रॉफिट रिजर्व में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहले हमारा इंटरेस्ट दीजिए, वरना आपके पास जो एग्रीमेंट है हमारे पास, हम जाएंगे कोर्ट, हम कहेंगे सर आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिक्कत है। कंपनी ने कहा ठीक है सर आप ऐसे ना करो, अब आपका जो फिक्स रेट अमाउंट था, फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। मान लीजिए फिक्स अमाउंट था 80,000 रुपए का, प्रेफरेंस वालों को फिक्स पेमेंट देना था, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट भी नहीं मिलता, तो कंपनी कहीं ना कहीं फिक्स कर देती है उनका अमाउंट, या तो रेट से फिक्स कर देगी या अमाउंट फिक्स कर देगी। इनको वोटिंग राइट भी नहीं देते जल्दी से कि देते नहीं, सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शन है उसकी जहाँ पे इनको वोटिंग राइट मिलता है। जब इनके राइट के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तभी वोटिंग राइट मिलेगा, वरना इन्हें वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो इनके 80,000 रुपए भी ये ले गए। अब बचे किसके? अब ये 2 लाख रुपए जो बचा, ये किसका बचा मुझे बताइए? ये 2 लाख बचा इक्विटी शेयर होल्डर का। ये 2 लाख रुपए बे अमाउंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर का बचा है। इस केस में तो यस भी हो सकता है, नो भी, लेकिन अगर नो करोगे तो उसकी पेनल्टी कंसिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। जनरली कंपनी यस ही करती है, ठीक, रिजर्व में ले जाने के लिए। अब बचा पैसा हमारे पास, अब जो हमारे पास पैसा बचा वो पैसा बचा हमारे पास 2 लाख रुपए। ये किसका बचा? ये बचा इक्विटी शेयर होल्डर का। ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है ये इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है।
अब ये क्या कंपनी इसको रिजर्व के अंदर डाल सकती है? हाँ, ये जैसे इसके अंदर रिजर्व को ले जा रही थी, इक्विटी शेयर होल्डर वाले टुकड़ टुकड़ देख रहे थे, इक्विटी शेयर होल्डर वाले सोच रहे थे यार हमें चाहिए, लेकिन वे बोल नहीं सकते कि वे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें लॉ ने चुप कराया है। लॉ ने कैसे चुप कराया? लॉ ने ये प्रोविजन डाला है कि शेयर होल्डर के पास कोई अधिकार नहीं है डिविडेंड मांगने का, अपने हिस्से का प्रॉफिट मांगने का शेयर होल्डर के पास कोई अधिकार नहीं होता, ऐसा लॉ ने कह दिया। और क्योंकि लॉ ने कहा है तो एप्लीकेबल रहेगा, तो इनके पास कोई अधिकार नहीं है अपने हिस्से का मांगने का प्रॉफिट। तो ये 2 लाख का शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा सर ठीक है, आप मुझे नहीं दे रहे, नहीं दीजिए, लेकिन अभी आप मुझे एक चीज बताइए। कंपनी का क्या बताइए? इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपकी कंपनी में एक शेयर में इन्वेस्ट करा था, मैंने आपकी कंपनी में लेट सपोज 100 रुपए का एक शेयर लिया था, तो आपने मेरे 100 रुपए से कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट करा, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। आप नहीं देना मत दीजिए, आप अपने पास रखिए, लेकिन आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? 2 लाख का टोटल प्रॉफिट आया, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उस कंपनी में वो है 20,000। 20,000 शेयर है टोटल, शेयर होल्डर बोलना सॉरी, शेयर जो है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर है 20,000, कि 20,000 शेयर पे हमने 2 लाख कमाए। तो एक शेयर के बदले हमने कितना कमाया? 10 रुपए कमाए। एक शेयर के बदले हमने 10 रुपए कमाए। ले अब समझिए एक बात, आप कॉन्सेप्चुअली एक चीज समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिंपल इतना कि मानिए मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस था 100 रुपए, जिसका प्राइस था 100 रुपए। मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा जिसका प्राइस था 100 रुपए, और जो मेरा क्या बोलते हैं ईपीएस आया, यानी कि जो ये लास्ट वाला अमाउंट आया कि पर शेयर का जो प्राइस आया, इसे कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस जो आया, ईपीएस आया 10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल इतना हुआ कि मैंने जो 1 साल पहले 100 रुपए दिए थे रिलायंस कंपनी को, या कभी भी जब मैंने 100 रुपए रिलायंस कंपनी में डाले थे, मेरे डाले हुए 100 रुपए से रिलायंस कंपनी ने 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। मेरे डाले हुए 100 रुपए से रिलायंस कंपनी ने 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब सिर्फ इतना है। अब क्या 10 के 10 रुपए मुझे देगी? दे भी सकती है, नहीं भी। मानिए 3 केस बनेंगे, मैं इधर दिखाता हूँ, ये बने 30 केस। कंपनी अर्न 10 रुपीज, एक सेकेंड, कंपनी अर्न 10 रुपीज, एक सेकेंड यार, व्हाट इज दिस हैपन ब्रो? आइए, कंपनी अर्न 10 रुपीज फ्रॉम माई 100 रुपीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर। मेरे डाले हुए 100 रुपए से, यानी कि जो मैंने रिलायंस के अंदर 100 रुपए डाले, उससे रिलायंस ने 10 रुपए का प्रॉफिट बना दिया। अब क्या हो सकता है? 3 केस बन सकते हैं, 3 केस बनेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ 3 केस क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है कंपनी मुझे 10 के 10 रुपए मुझे दे दे, कंपनी का ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, आप ले जाओ। हो सकता है कंपनी मुझे कुछ पेमेंट करे, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि 6 रुपए कंपनी अपने पास रखेगी, 4 रुपए मुझे देगी। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 6 रुपए कंपनी मुझे देगी, 4 रुपए अपने पास रखेगी। कोई सा भी कॉम्बिनेशन कर सकती है, कोई फिक्स यहाँ पे रेशियो नहीं है। और तीसरा केस बन सकता है कंपनी मुझे कहे कोई प्रॉफिट में नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी। तीनों केस कब होंगे जनरली मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और तब भी मैं किसी कंपनी के शेयर कब होल्ड करूंगा? ये मैं किसी कंपनी के शेयर तब होल्ड करूंगा, एक सेकेंड, अगर मुझे कंपनी कह रही है कि आपको प्रॉफिट में नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर मैं फिर भी किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा हूँ, एक सेकेंड यार, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, सेकेंड, ये ऐसा मैं कब करता? ऐसा मैं जनरली जब करता हूँ जब मेरे कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहूंगा। जब मेरी ये कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, कोई अदर सोर्स से मेरी इतनी इनकम आती होंगी जिससे मेरे खर्चे चल पाए। और दूसरा ये है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज भले ही 10 के बदले 10 रुपए ना मिले 100 के बदले, लेकिन आने वाले 10 साल में मेरे 100 रुपए के जो मेरा शेयर था उसकी वैल्यू 10,000 हो जाए। अगर मेरा ऐसा विजन है तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो कि डिविडेंड देने पे नहीं, बल्कि मार्केट के अपने प्राइस बढ़ाने पे भरोसा करती है। लेकिन अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जो रिस्क नहीं लेना चाहता, और दूसरी बात जिस 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 कंपनी का इंटरेस्ट या जिस कंपनी का इंटेंशन शेयर का प्राइस बढ़ाने से ज्यादा डिविडेंड बांटना होता है, उस केस में उस कंपनी में करूंगा मैं इन्वेस्ट। और एक कंपनी होती है जो न्यूट्रल होती है, जो अपनी वैल्यू भी बढ़ाना चाहती है, साथ में अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी देना चाहती है, वो इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट करती है। आई होप आपको डिस्कशन सुन के मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। ऐसा ही इंटरेस्टिंग हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, कोई चीज थोड़ी नहीं है, हर चीज प्रैक्टिकल है। और आपको ये वाला फॉर्मेट में इसलिए बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपको इंटर में ये को बहुत काम आएगा। चलिए करते हैं आगे। 10 मिनट थोड़ा टाइम लेगा, पैनल थोड़ी दिक्कत कर रहा है ये, देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ऑडियो वीडियो क्वालिटी तो आपको आई होप ठीक आएगी। तो हमने अब पढ़ लिया था अपना कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, और इसका एक लॉजिकली जो देख लिया, जो कंपनीज एक्ट ने कहा है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट पाना कंपल्सरी नहीं है, वो इसलिए कहा है जैसे शेयर होल्डर के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो रिजर्व के अंदर जा सके।
अगर शेयर होल्डर को भी कहते हैं कि आपको भी कंपलसरी दे रहे हैं हम, उस केस में दिक्कत आ जाती है, उस केस में शेयर होल्डर भी अपना प्रॉफिट मांगते, और उस केस में कंपनी कभी रिजर्व बना ही नहीं पाती, तो कंपनी कभी एक्सपांड कर ही नहीं पाती रिजर्व के बेस पे। एक्सटर्नल अमाउंट से आप ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉस्ट बियर ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू आपके इंटरनल रिसोर्स। मानिए आपके पास पैसा रखा है, तो वो आपके पास, उसे आप जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आप बिना किसी इंटरेस्ट के या बहुत कम उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आपके पास खुद का पैसा नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चल जा भाई पैनल, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकिए आप। तो आ नहीं रहा है, एक सेकंड, इसको दोबारा से इंसर्ट करके देखता हूँ इंसर्ट होता है क्या। जस्ट अ मिनट, अरे हो जा भाई इंसर्ट। ये कॉन्सेप्ट समझा था, इसलिए मैंने वो बदल दी स्लाइड इसकी। एक सेकंड रुक जाइए बस, देखता हूँ ये क्या कर रहा है, दिक्कत क्यों कर रहा है इतनी ये। स्टेटमेंट ये आ नहीं रहा ना। आ गया आ गया आ गया। चलिए देखते हैं अब चलते हैं आगे। अब है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। क्लब माने जो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका पर्पस होता है कि वे सोसाइटी को सर्व कर सकें, सोसाइटी को कोई सर्विस दे सकते हैं, उसे कहते हैं क्लब। क्लब अच्छे काम का भी होता है। इसका पर्पस इतना होता है कि सोसाइटी को सर्व कर सके। इसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं होता कि वे प्रॉफिट करे, प्रॉफिट को इनकम कमाए या फिर इनकम कमाए, उसे कहते हैं क्लब। अब करते हैं पार्टनरशिप वर्सेस क्लब में डिफरेंशिएट। पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज एसोसिएशन। ये बाहर का फैन ऑफ कर देना, बाहर का। पार्टनरशिप इज एसोसिएशन, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस था। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। Association of person for earning profit from business carried on by all or any one of them acting for all। कि पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप है पार्टनरशिप, जिसका पर्पज है आकर बिजनेस करना एक साथ और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब जब कुछ पर्संस की एसोसिएशन, जस्ट अ मिनट, ये सामने हाईवे है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है आपको, सॉरी फॉर दैट। मानिए एक ऐसा ग्रुप, मान लीजिए इसमें 3 बंदे, तो ये 3 बंदे आके एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एसोसिएशन बनाए अपनी। एसोसिएशन मतलब सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप। तीनों बंदे आए, अपने एसोसिएशन बनाए। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कोई बिजनेस पर्पस, मानिए सॉफ्टवेयर बनाने का पर्पस था, और जो भी उससे इनकम आएगी ये आपस में तीनों के तीनों बांट लेंगे। उस केस में से कहेंगे पार्टनरशिप। एक जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होती है, जिनका पर्पस होता है बिजनेस पर्पस, जिस बिजनेस से अगर प्रॉफिट आएगा, जो कि आना चाहिए, जैसे ही प्रॉफिट आएगा उसे भी अपने रेशियो में बांट लेंगे, तो उस केस में कहेंगे पार्टनरशिप। लेकिन क्लब क्या होता है? क्लब इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लब भी एसोसिएशन होती है पर्सन की, मतलब क्लब के अंदर भी ये वाले पार्टनर आएंगे। एक सेकेंड, क्लब के अंदर भी ये जैसे ये पार्टनर्स आते हैं, ऐसे क्लब के अंदर भी कुछ मेंबर्स एक साथ आएंगे। जैसे यहाँ पे मेंबर आए एक साथ, क्लब के अंदर भी ऐसे मेंबर आएंगे, लेकिन क्लब के अंदर बिजनेस पर्पज से नहीं आएंगे, देखना भी आप। मेंबर्स आए क्लब के अंदर, एक मेंबर ये आया, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट यार, एक मेंबर ये गया, एक मेंबर ये गया, और एक मेंबर ये गया, तीनों मेंबर आए क्लब, इन्होंने बनाई अपनी एसोसिएशन, ऐसे मतलब सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर आए, एसोसिएशन बनाई। लेकिन इनका ऑब्जेक्ट क्या था समझो? फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट, formed with the object to not earn a profit। एक सेकेंड, ये प्रॉफिट इंटेंशन से नहीं आते, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना कतई नहीं होता, बल्कि इनका ऑब्जेक्ट होता है सोसाइटी को सर्व करना। ठीक है ना? तो इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं। ये 3 बंदे, अब भी 3 बंदे ही आए, जब भी पहले पार्टनरशिप के टाइम पे भी 3 बंदे आए थे, अभी भी 3 बंदे ही आ रहे हैं।
लेकिन अब इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट है सोसाइटी को सर्व करना। जैसे हेल्थ एक इशू है, मतलब सब लोग स्वस्थ रहें, वो एक इशू हो जाता है क्योंकि लोग स्वस्थ नहीं रहते, तो उसे उन्हें जागरूक करना, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करना, ऐसे करके एक बन रही है पर्सन। 3 पर्सन एक साथ आए हैं इस ऑब्जेक्ट से, इसमें उनका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन कहीं नहीं है, इसलिए उन्हें कहेंगे क्लब। Club is an association of person whose objective is not to earn profit or doing business, rather its objective is to serve society. For example, providing health services. रिलेशनशिप, ये वे वाला नहीं है ना रिलेशनशिप, ठीक है चलिए चलते हैं आगे। रिलेशन मतलब क्या है? पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर। जो ही पार्टनरशिप के बनते हैं पार्टनर, जैसे यहाँ पे गए थे बंदे, मान लीजिए पार्टनरशिप होती तो इन्हें कहते हैं पार्टनर, और सबको एक साथ कहते हैं फर्म। पार्टनर जो होते हैं उनके अंदर एजेंसी का वो होता है रिलेशनशिप, मतलब पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एक पार्टनर के हुए एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर बाइंड होते हैं। पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड मेंबर, लेकिन मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, ठीक है ना, मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, ठीक। और अगला बात करते हैं इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, लेकिन जो क्लब्स वाले हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने प्रॉपर्टी में। क्लब्स की डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप के कभी डिसोल्यूशन से अफेक्ट पड़ता है, लेकिन क्लब का चेंज ऑफ मेंबर से अफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए पार्टनर गया, मैंने बता चुका ऑलरेडी, ये कहा था ना मैंने कि किसी भी पार्टनर को अमर बनाना है तो उसके डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा कि पार्टनर के बनने से पार्टनरशिप फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखते तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही पार्टनर बनेगा आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म, सॉरी। लेकिन जो क्लब है, क्लब के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आज मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैं बन गया मान लीजिए हेल्थ क्लब का मेंबर, और कल को कोई और बनेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर इस चीज से फर्क पड़ता है। तो अब ये बेसिस के बेस पे एक बार रिवाइज कर लेना इतने दो को। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इसका एक बार मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन पढ़ते हैं इसको डिटेल में, काफी बड़ा। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और है, और हमारा ये वाला लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, और कल से हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। और अब थोड़ा पेस रखेंगे, थोड़ी एक मेंटेन करेंगे हल्की सी स्पीड, मतलब ऐसा नहीं कि भगाऊंगा लेकिन फिर भी, और रेगुलर कंटिन्यूस बेस पर मैं ट्राई करूंगा। कल करता मैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ने दिक्कत करी, सॉफ्टवेयर के आंसर से प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, सॉरी फॉर डैट। आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मुझे भी लगे कि हाँ मैं आपको कुछ सर्व कर पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये क्या होता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर कहा गया था, समझिए अमेंडमेंट जाने दीजिए आप समझिए क्या होता है। हिंदू फैमिली, बौद्ध फैमिली और सिख फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि उनकी फैमिली बिजनेस चल सकती है। फैमिली बिजनेस माने सक्सेशन होता है, मतलब समझिए आज कभी मान लीजिए किसी के दादाजी ने बिजनेस करी थी, उनके बाद उनके डैड पाएगी, अब उसके पास है, आने वाले टाइम में उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उनके पास बिजनेस चलती रहेगी, मतलब जनरेशन बाई जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होती रहती है एचयूएफ के अंदर। एचयूएफ बनाने का पर्पस क्या होता है, एचयूएफ से थोड़ा टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट मिलता है। अब वो क्या मिलता है, वो आपके टैक्सेशन का पार्ट है, आपको उसके लिए फाउंडेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर करके इंटर के अंदर जाना पड़ता है। तो एचयूएफ से कुछ टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन क्या हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा, या फिर एक दो जो भी होगा इसके अंदर, उसके अलावा कोई बना सकता है? नहीं, ये हिंदूज एक्ट के अंदर चीज है, तो ये उन्हीं को एप्लीकेबल होती है कि वे फैमिली एक ऐसी अपनी फर्म बना सकती, ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है जिसे कहते हैं एचयूएफ, जिसका जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसे कहते हैं कर्ता, वही चीजों को मैनेज करता है, उसी की सारी ध्यान रखना पड़ता है पूरी एचयूएफ का उसे ही। और दूसरी एक चीज, एचयूएफ बना के टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। मोड ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप को एग्रीमेंट से बनाया जाता है, और जो ये होता है कर्ता, इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी एक एचयूएफ है, और कल को जब आपकी कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो जैसी बर्थ लेगी बाय बर्थ ही वो एचयूएफ की मेंबर बन जाती है। एचयूएफ के अंदर जो मेंबरशिप बनती है वो बाय बर्थ बनती है। डेथ ऑफ मेंबर का इंपैक्ट होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसी पार्टनर की डेथ होती है वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन क्या एचयूएफ के कर्ता की डेथ, यानी कि फिर कहूँ तो एचयूएफ के मेंबर की डेथ होने से एचयूएफ पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने आप बाय बर्थ बन गई थी मेंबर, तो वो अपने आप आ जाएगी ना फर्म में, तो डेथ से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, परपेचुअल सक्सेशन बन जाती है इस एचयूएफ के केस में भी। द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ इन एचयूएफ डज नॉट गिव्स राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द
फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस पे इसमें इम्पैक्ट नहीं आता। मान लीजिए एक जनरेशन गई तो दूसरी जनरेशन आके बाय बर्थ ही उस चीज को हैंडल कर लेती है। तीसरा है मैनेजमेंट, कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मैनेजमेंट सबको करना पड़ता है या सब अपने बिहाफ में किसी एक को कह सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है उसका मैनेजमेंट करता है कर्ता। कर्ता का मतलब ओल्डेस्ट मेंबर इन दी फैमिली। जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, यानी कि जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, सदस्य होता है फैमिली का, उसे कहते हैं कर्ता। और कर्ता एचएफ के केस में सारे जो मैनेजमेंट है वो कर्ता करता है। 2005 से पहले ये थी कि कर्ता फीमेल नहीं बन सकती थी, यानी कि सिर्फ एक ओल्डेस्ट मेल मेंबर ही कर्ता बन सकता था। लेकिन 2005 की अमेंडमेंट करी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक्ट में अमेंडमेंट करी 2005 के अंदर, और इसमें फीमेल बर्ड भी ऐड कर दिया गया। मतलब ये है कि अगर आप कोई घर के ओल्डेस्ट मेंबर फीमेल हैं, लेडी हैं, तो उस केस में बेबी मैनेज कर सकती है, बेबी कर्ता बन सकती है। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ ओल्डेस्ट मेल मेंबर ही कर्ता बना करता था। उसके बाद है अथॉरिटी ऑफ बाइंड। एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म, कि जो हर एक पार्टनर है वो खुद को बाइंड करता है और फर्म को भी, मतलब वो खुद के लिए भी लाइबल है और फर्म के लिए भी लाइबल है। लेकिन द कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली। कर्ता के पास लेकिन ये अथॉरिटी है कि वो अपनी आप ही करेगा मैनेज और अपने आप को ही बाइंड रखेगा। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कौन बाइंड होता है, उसमें बाइंड होता है हर एक पार्टनर। लेकिन कर्ता के अंदर, जो एचएफ के अंदर बाइंड होता है वो होता है सिर्फ कर्ता, क्योंकि कर्ता ही मैनेज करता है उस चीज को, इसलिए कर्ता ही बाइंड रहता है। लाइबिलिटी इन ए केस पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनरशिप के केस में। लेकिन एचएफ के केस में क्या होता है, एक होता है कर्ता, मतलब मेन हेड कर्ता होता है, और एक होता है अदर्स। एक होता है कर्ता, एक होते हैं अदर्स। जो कर्ता होता है ना, एचएफ के अंदर जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ठीक। तो एचएफ के अंदर क्या होता है, जो कर्ता होता है यानी जो मेन मेंबर होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और जो अदर मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। ठीक। कॉलिंग फॉर अकाउंट एंड ओन क्लोजर। एक पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म और फॉर अकाउंट और प्रोवाइड आल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, अब वो बंद होने जा रही है, बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो किसी मेंबर को लग रहा है कि ये प्रॉफिट में बचे हुए मेंबर कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस केस में वो मेंबर कोर्ट में जाके कह सकता है कि मुझे अकाउंट दिखाए जाए, मैं अकाउंट देखना चाहता हूँ पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन जो एचयूएफ है उसके अंदर कर्ता के अलावा किसी और पार्टनर के पास कोई अधिकार नहीं रहता कि वो उस एचयूएफ के अकाउंट देख सके अगर एचयूएफ बंद होने जा रही है तो। गवर्निंग लॉ देख लेते हैं किस किस लॉ में इन्हें बनाया गया है। पार्टनरशिप को बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम अब तक पढ़ रहे हैं और आगे भी अभी 2 यूनिट पढ़नी है। लेकिन जो एचयूएफ बनती है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनती है। एचयूएफ को बनाता है हिंदू लॉ। माइनर कैपेसिटी इन ए पार्टनरशिप, ए माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, तो अब ही कैन एडमिट एज अ बेनिफिशियल पार्टनर ओनली इन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्या कह रहा है समझो, पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, माइनर को सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट में बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, माइनर को लॉस के लिए पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। और माइनर पार्टनरशिप फर्म की डे टू डे ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं रखेगा। ये होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। लेकिन एचयूएफ के अंदर माइनर बाय बर्थ ही बन जाता है, तो माइनर को एचएफ के अंदर पार्टनर माना जाता है, एचएफ के अंदर मेंबर माना जाता है, क्योंकि जैसे वो जन्म लेता है बाय बर्थ ही उसको मेंबर मान लिया जाता है। उसको मेजोरिटी वाला सॉरी उसे मेजर होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उसे 80+ वगैरह होने की जरूरत नहीं है। वो जैसी बर्थ लेता है, जिस दिन उसका जन्म हो उस दिन से ही वो एचएफ का मेंबर बन जाता है। कंटिन्यूटी, फर्म की कंटिन्यूटी पर सब्जेक्ट होते क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि जैसे मेंबर मर गया, मेंबर की डेथ हो गई, तो उस केस में बंद करना पड़ जाता है। लेकिन एचयूएफ के केस में, या फिर एचयूएफ बोल रहा हूँ सॉरी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के केस में, एचयूएफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली का दूसरा नाम है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार एचयूएफ आ रहा है। हिंदू एंड डिवाइड फैमिली वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर ही आ जाता है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली हैज अ कंटिन्यूअस टिल इट डिवाइड,
जब तक उसे बंद नहीं कर, सारे वे मेंबर्स नहीं कह रहे कि चलो बंद कर दो, तब तक वो चलता रहेगा। किसी के मरने से एचयूएफ पे इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि उसके नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो उसकी प्लेस ले लेती है बाय बर्थ। नंबर ऑफ मेंबर किसी भी समय 50 से ज्यादा नहीं हो सकते पार्टनरशिप में, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है। लेकिन एचयूएफ पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये बाय बर्थ है। अब बर्थ के पे तो आप सबको पता ही है क्या हो रहा है भारत के अंदर। शेयर इन द बिजनेस इन ए पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अ डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप केस में हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट तक शेयर लेगा। लेकिन एचयूएफ के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। उसके बाद अगला है पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। को ओनरशिप क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसको पार्टनरशिप के साथ कंपैरिजन करेंगे। को ओनरशिप माने मैं ओनर हूँ, एक दूसरा और ओनर हो गया, उसे कहते हैं को ओनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप और को ओनरशिप में थोड़ा फर्क है, समझिए क्या कहता है। फॉर्मेशन के देख लेते हैं। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाई। चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। लेकिन को ओनरशिप में भी अराइज इधर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या समझिए। इनहेरिटेंस बोलता है जैसे मानिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लैंड किसी की है, किसी बंदे की है। लेकिन जैसी उन बंदों की डेथ होती है, मान लीजिए जैसे उसकी डेथ होगी, उसमें पहले ये होता था कि उसके सन के पास पहुंचती थी, लेकिन अब ये है कि सन और डॉटर दोनों के पास पहुंच जाती है। लेकिन डॉटर चाहे तो मना कर सकती है कि नहीं ले रही मैं डैड की प्रॉपर्टी में से, लेकिन अब उनके चाइल्ड के पास पहुंच जाती है जैसी उनकी डेथ होती है। डेथ होते के साथ ही प्रॉपर्टी वाइफ के पास, आधी प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाती है और आधी प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास जाती है। ऐसा सिस्टम है। इसे कहते हैं को ओनरशिप, कि ओनरशिप बाद में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है, इनहेरिटली ट्रांसफर हो जाती है। इम्प्लाइड एजेंसी ए पार्टनर इज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, लेकिन को ओनरशिप में एजेंट नहीं होता। मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, मान लीजिए मदर को मिली, उसके लिए चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी के लिए मदर वाली प्रॉपर्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेचर ऑफ इंटरेस्ट there is a community of interest which means the profit and loss must be shared। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होते हैं, लेकिन को ओनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं होते। अब ये को ओनरशिप का एग्जांपल दे दिया मैंने जहाँ इनहेरिटेंस हुआ, लेकिन जरूरत हो ना इनहेरिटेंस ही एक एग्जांपल है, काफी एग्जांपल हो सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो आप को ओनरशिप के केस में, उस केस में प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग होना कंपलसरी नहीं होता। अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप केस में सारे पर्सन पार्टनर की चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के केस में, ओनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑफ राइट ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो प्रॉपर्टी वाला, मान लीजिए वो जो चाइल्ड मदर वाली प्रॉपर्टी है, मदर चाह रही है कि अपने बेटे को ही दे दे या अपनी बेटी को ही दे दे, किसी एक को देना चाहे दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बच्चे हुए जो दूसरा बनता है उसकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ चुकी है, उसके नाम मतलब मदर के नाम पे आ चुकी है और मदर के नाम पे आ चुकी है, तो इसलिए मदर उसे फ्रीली किसी को भी दे सकती है, सन या डॉटर को से किसी को भी। अब ये लास्ट बचा है पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। इसके बाद हम अपना लास्ट का लेक्चर वाइंडिंग अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा। हो सकता है मैं आप यूनिट 2 का भी थोड़ा पार्ट अभी डिस्कस कर दूं, क्योंकि हमारा कल का बचा था। तो हो सकता है मैं अभी आपको डाल के मतलब आपकी रिकॉर्डिंग करके आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा। वो आप ही का यूट्यूब चैनल है, आपको नहीं लग रहा तो आप क्या करें, वो आप ही का यूट्यूब चैनल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, तो उस पर मैं आप डाल दूंगा यूनिट 2 का भी थोड़ा सा पोर्शन। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। एसोसिएशन, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन है, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप भी एसोसिएशन, लेकिन पार्टनरशिप और एसोसिएशन में फिर भी थोड़ा फर्क है, समझिए। एसोसिएशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर पार्टनरशिप एक नैरो टर्म है। पार्टनरशिप वे एसोसिएशन है जो सिर्फ प्रॉफिट पर्पज से बनती है, लेकिन एसोसिएशन के अंदर वे वाली भी वे आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट पर्पज से नहीं है। मानिए समझिए, यह एसोसिएशन एक बड़ा गोला है जिसके अंदर मान लीजिए हाफ हाफ कर लेते हैं। ये है पार्टनरशिप और ये है क्लब। कि पार्टनरशिप और क्लब दोनों ही एसोसिएशन के पार्ट हैं। पार्टनरशिप एक बड़ा सर्कल है, वो एसोसिएशन एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर पार्टनरशिप भी एक सर्कल है जो प्रॉफिट पर्पज से बनता है, क्लब एक ऐसा सर्कल है जो नॉन प्रॉफिट पर्पज से बनता है। आप ऐसे समझिए, पार्टनरशिप इज इन्वॉल्व ऑफ एजेंसी बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, जिनका पर्पस होता है बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना।
लेकिन एसोसिएशन का पर्पस जरूरी नहीं है कि यही हो कि वो प्रॉफिट कमाए, ऐसा भी हो सकता है कि बिना प्रॉफिट के भी एसोसिएशन बने, जिसका एग्जांपल हम ऊपर पढ़ चुके थे क्लब कि पार्टनरशिप और क्लब को ही मिला के एसोसिएशन बनती है कहीं ना कहीं, आप ये मान के चलिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, पार्टनरशिप रन फॉर प्रॉफिट, जबकि जो मेंबर सोसाइटी वगैरह होती हैं ये बनते हैं, यानी कि जो क्लब वगैरह होती है चैरिटेबल पर्पज से बन जाते हैं। तो ये एसोसिएशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर पार्टनरशिप भी आ जाती है, जिसके अंदर क्लब भी आ जाती है, जिसके अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो चैरिटेबल पर्पज से भी बनती हैं। अब आपके चैप्टर हो चुका, आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ स्प्रेड करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। चलिए।